Assalamu alaikum. My name is Engineer Basit. Welcome to Superior Education Institute. आज हम क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री की बुक के जो जो कंटेंट्स हैं, पहले तो हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम केमिस्ट्री की बुक में स्टडी करेंगे। तो हमारी इस बुक के अंदर 8 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का मतलब कि केमिस्ट्री की जो जो फंडामेंटल्स हैं, यानी कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, हम इन एलिमेंट्स को या हम नंबर ऑफ़ एटम्स को, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उन चीज़ों को हम चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि एटम को कब डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, कौन कौन सी थ्योरीज पेश की गई, एटम के सब पार्टिकल्स कौन से होते हैं, यानी कि एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम जो नेम है चैप्टर नंबर 3 का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज किया गया है, उनकी अरेंज करने की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी कि उनके ट्रेंड्स क्या हैं। एलिमेंट्स को जो हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है उसकी बेस पे उनकी पीरियोडिसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं, ये हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, वो किन किन जो है बॉन्ड्स से मिलके बनते हैं, उन बॉन्ड्स के नेम्स क्या हैं, उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम उसे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल किस टाइप ऑफ बॉन्डिंग से बनी है और वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। इस तरह के हम बहुत सारे कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स को हम एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा 4 स्टेट्स हैं, तो हम सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में सॉल्यूशंस के बारे में होगा कि सॉल्यूशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं। उसके अलावा सॉल्यूशंस की जो टाइप्स हैं, जैसे मैथ बाय मैथ सॉल्यूशन है, मैथ बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। डिफरेंट सॉल्यूशन की टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और मोलैरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस कैसे डेवलप करवाए जा सकते हैं, और केमिकल एनर्जी को, यानी कि केमिस्ट्री को, केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाई जा सकती है। ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री में हम लोग ड्राई सेल्स यूज़ करते हैं, जो बैटरीज बनती हैं, उन तमाम के जो फंक्शंस हैं, उनके जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो किस बेस पे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। कौन सा मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मेटल्स नॉन मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी किस चीज़ पे बेस्ड कर रही होती है, तो वो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ये हमारे कंटेंट्स थे जो हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 की बुक में पढ़ने हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, इसके ओवरव्यू में हमारे पास 13 चीज़ें हैं। पहला तो यह है कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड में हम उसकी ब्रांचेस देखेंगे, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री एक वास्ट फील्ड है, तो इसलिए हमने केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उसको कवर करने के लिए, उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसे ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। फिर थर्ड में उनकी जो ब्रांचेस हैं उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे। कोई भी हम कंपाउंड ले लेंगे, कोई भी चीज़ को लेके उसको स्टडी करेंगे और उसकी स्टडी को हम डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। फोर्थ में हम बेसिक डेफिनेशंस याद करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि जिस तरह एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एटम की डेफिनेशन क्या है। फिफ्थ में हम लोग केमिकल स्पीशी के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल स्पीशी कैसे बनती है। केमिकल स्पीशी का मतलब कि आइंस जो होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, मॉलिक्यूलर आइन कैसे बनता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं,
पार्ट 6 में हम लोग एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ेंगे, 7th में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, 8th में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो हैं इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इजी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आ जाते हैं। फिर 9th में हम लोग एक्सरसाइज जो है उसे सॉल्व करेंगे, साइड बॉक्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे, थिंक टैंक सॉल्व करेंगे, सेल्फ असेसमेंट को सॉल्व करेंगे और ऑब्वियसली एग्जांपल्स जो होंगे उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम लोगों ने ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, इन्हें कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अच्छा, केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में अगर हम आते हैं तो 2 मेन चीज़ें आपके जहन में जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं तो 2 चीज़ें, पहली 2 चीज़ें हैं वो ये हैं, केमिस्ट्री कहते किसे हैं, केमिस्ट्री क्या होती है, और सेकेंडली हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमारे जहन में क्या आते हैं, व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ केमिस्ट्री। आइए पहले अब हम इन 2 चीज़ों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है पहले हम उसे देख लेते हैं। आपके बुक को अगर फॉलो करें तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द सब साइंस दैट एग्जामिन्स द मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड चेंजेस दैट दिस मटेरियल अंडरगो। ठीक है, तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की, ये देखेंगे इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको आपने याद करना है केमिस्ट्री डेफिनेशन को। केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम यूनिवर्स के मटेरियल्स को एग्जामिन करते हैं कि यूनिवर्स के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं, यूनिवर्स किन किन मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, और सेकेंडली उन मटेरियल्स के अंदर कौन कौन सी चेंजेस अंडरगो होती हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली केमिस्ट्री की बहुत सी डेफिनेशन हो सकती हैं लेकिन आपने अपनी बुक को फॉलो करना है और आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ कि पर्पज़ ऑफ केमिस्ट्री क्या, हम लोग केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं, पर्पज़ क्या है। केमिस्ट्री को स्टडी करने का पर्पज़ तो ये है कि केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम मैटर को पढ़ रहे होते हैं, और जो पूरी दुनिया है, दुनिया में तमाम चीज़ें मैटर से ही मिलके बनी हैं। अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमन बींग्स भी एक मैटर हैं, चेयर जिस पे आप बैठते हैं, रूम, कोई भी चीज़ आप ले लें वो मैटर है। मैटर की स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर आपने दुनिया को समझना है, आपने यूनिवर्स को समझना है, आपने नॉलेज लेना है, आपने एजुकेट होना है, आपने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में समझना है, उन्हें सीखना है, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना लाजमी होगा। आपको केमिस्ट्री सीखनी पड़ेगी ताकि आप बाकी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसलिए केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। अब हम लोग आ जाते हैं जी केमिस्ट्री की ब्रांचेस के ऊपर। बुक में हमें फर्स्ट पेज पे उन्होंने बताया हुआ है कि एक हमें माइंड मैप दिया हुआ है जिसको हम लोग देखते हैं। ये जो माइंड मैप है ये हमारे लिए जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की उनके बारे में बता रहे हैं। अच्छी, बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है बुक वालों ने। इसको हम देखते हैं। बुक के हिसाब से केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, इन्वायरमेंटल, एनालिटिकल, ये जो 8 हैं हम इनको अब देखते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम लोग स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि जो भी स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उन्हें हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डील करेंगे वो कंपाउंड्स जो इनके अलावा हों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा हों। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं ना, तो वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन नहीं होगा उनको हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर डील करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन वो जो एक्सेप्शन होंगी उन्हें हम आगे डिस्कस करते हैं, ये हम इसको जनरल लेके चलते हैं। फिर जो फोर्थ है वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में वो तमाम कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, हम उसको स्टडी करेंगे। जैसे एसिटिक एसिड इन बॉडी है, तो बॉडी के अंदर एसिटिक एसिड का क्या फंक्शन है, उसका क्या इफेक्ट होता है, वो क्या क्या जो है रिएक्शन परफॉर्म करती है, उसे हम बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग वेज ऑफ ऑब्टेनिंग, यानी कि वो कौन कौन से वेज हैं, कौन से मेथड्स हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन करना, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग, हम किस तरीके से सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट की रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एलिमेंट है, उसके ऊपर मैं अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करवाता हूँ, तो उसकी न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज आएगा वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डील करते हैं कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट को डेरिवेट करते हैं, और उसके अंदर कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, और किस तरीके से वो पॉल्यूटेंट्स, वो केमिकल इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं।
एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डील करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, मतलब कोई भी कंपाउंड है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को किस तरीके से हम किस मेथड से किस जो है इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करके उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील कर रहे होते हैं। तो ये 8 ब्रांचेस का हमें उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है और अब हम जाते हैं जो मेन डेफिनेशन है अपनी ब्रांचेस की उसको स्टडी करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको समझ लेंगे तो आगे ब्रांचेस को याद करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रांचेस के ऊपर। या ब्रांचेस से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है केमिस्ट्री का वो क्या है। अच्छा, इसको देखें, हमें जो प्री रीडिंग दी है कि व्हाट आर द सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ वुड, रॉक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो हमसे पूछा है कि आपने ये सोचा होगा कभी कभार ये जो वुड है, जो रॉक्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, बेसिक एलिमेंट क्या है। ठीक है, दिस इज़ एन एज ओल्ड क्वेश्चन। ये एक एज ओल्ड क्वेश्चन है जो पहले ज़माने के लोग आपस में एक दूसरे से जिन्हें नहीं पता था कि ये वुड और रॉक्स किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, तो वो आपस में पूछते होते थे, वो सोचते थे कि यार ये जो चीज़ें हैं किस चीज़ से मिलके बनी हुई हैं। तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स बिलीव्ड दैट एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एन एलिमेंटल सब्सटेंस। तो पहले ज़माने के जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो लोग ये यकीन रखते थे कि तमाम चीज़ें किसी एक एलिमेंटल सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई, यानी कि तमाम चीज़ों के अंदर, तमाम मैटर्स के अंदर कोई एक एलिमेंटल सब्सटेंस है जो तमाम चीज़ों में सेम है, कोई एक बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, सम बिलीव दैट सब्सटेंस टू बी वाटर। कुछ लोगों ने ये यकीन किया कि वो जो सब्सटेंस है वो वाटर है, यानी कि तमाम मैटर्स वाटर से मिलके बने हुए हैं। कुछ लोगों ने सोचा, अदर थॉट इट वाज एयर। कुछ लोगों ने सोचा कि ये एयर है। सम अदर बिलीव दैट देयर वर 4 एलिमेंटल सब्सटेंस। और कुछ लोगों ने ये यकीन यकीन किया कि तमाम जो मेटल्स हैं वो 4 एलिमेंटल सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं, यानी कि उनके मिक्सचर से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, एज 19th सेंचुरी बिगिन, जॉन डॉल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी। जब 19th सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुई तो जॉन डॉल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। दिस थ्योरी लेड टू रैपिड प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। इस थ्योरी ने केमिस्ट्री के अंदर एक रैपिड प्रोग्रेस डेवलप की, यानी कि इस थ्योरी के बाद से केमिस्ट्री में एक बहुत प्रोग्रेस आने शुरू होगी, लोगों ने ऑब्जर्वेशंस करने शुरू कर दी क्योंकि एक बेस बन गई केमिस्ट्री की। By the end of the century, however, further observations exposed the need for a different atomic theory. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे ये थ्योरी आई ना, उसके बाद लोगों ने जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस करनी शुरू कर दी। जब फर्दर ऑब्जर्वेशंस हुई तो ये बात सामने आई कि जॉन डॉल्टन की जो थ्योरी है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से हमें एक नई थ्योरी की नीड है। तो 20th सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुई तो 20th सेंचुरी के अंदर हमें एटम का फाइनली एक कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सामने आ गया, हमें मिल गया। तो ये एक बैकग्राउंड था केमिस्ट्री का। अब वो हमें बता रहे हैं कि मेजर गोल क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। मेजर गोल ऑफ द फंडामेंटल्स मेजर गोल ऑफ दिस चैप्टर क्या है, ताकि हम लोग मैटर के फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझ सकें। ठीक है, हम लोग इस एक्वेंट यू विल मेजर गोल ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू एक्वेंट यू विद द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अबाउट मैटर। एक्वेंट का मतलब होता है आपको फेमिलियर करवाना फंडामेंटल कंसेप्ट्स के साथ। अगर हमें फंडामेंटल कंसेप्ट्स नहीं पता होंगे तो ऑब्वियसली हमारी बेस वीक होगी और हम आगे केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और आपको बताता चलूँ कि केमिस्ट्री ही की बेस पे एक अलहदा से इंजीनियरिंग है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसमें तमाम जो है केमिकल ऑब्वियसली बैचलर्स होता है 4 साल का, जिसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एक वास्ट फील्ड है, आप किसी भी फील्ड की तरफ निकल सकते हैं। तो ये अगर आपकी बेसिक्स अच्छी होंगी तो तभी आप जो है आगे जाके आपके लिए मसला नहीं बनेगा और आप इजीली अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब आ जाते हैं हम ब्रांचेस के ऊपर। ब्रांचेस में क्या है जी, केमिस्ट्री को 8 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। क्यों ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है? क्योंकि केमिस्ट्री खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोगों ने ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि हम उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, ईजिली समझ सकें। ठीक है, 8 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इसके अंदर हम लॉज और थ्योरीज को अंडरस्टैंड करते हैं, लॉज और थ्योरीज को हम डील करते हैं ताकि हम मैटर के स्ट्रक्चर और चेंजेस को अंडरस्टैंड कर सकें। तो सिंपल डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज, मतलब जो उनसे लॉज और थ्योरीज हैं जिसको हम यूज़ करके मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करें, मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको स्टडी करते हैं, उसे फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम तमाम चीज़ों को फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। और जो बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ये है कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन होता है, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि वो केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब एक्सेप्शन आती है, हाउएवर सम कार्बन कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, लेकिन वो कह रहा है कि हमने तो ये डेफिनेशन पढ़ ली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कार्बन आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो कार्बन आ रहा है, कार्बोनेट्स जो CO3 होता है उसमें भी तो कार्बन आ रहा है, बाइकार्बोनेट जो H2CO3 होता है उसमें भी तो कार्बन आ रहा है। तो इन तमाम को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये बेसिकली ना ड्रॉबैक था फर्स्ट डेफिनेशन का। इसके बाद एक नई डेफिनेशन आई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो नहीं है ना, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो यानी कि हाइड्रोकार्बन हो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फिर इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग इसमें डील करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तमाम कंपाउंड्स जो अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑब्वियसली ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है इसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ रही हैं अगर हम उन्हें स्टडी करते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूज सब्सटेंसेस। अच्छा, इसमें यह है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो मेथड्स और टेक्नोलॉजी के यूज़ को डील कर रही होती है। किस मकसद के लिए, ताकि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर सकें लार्ज स्केल पे। उसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग मेथड्स को और डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे ताकि हम डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर सकें, उसे अपटेन कर सकें। तो उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। ऑब्वियसली जब भी किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आएंगी अगर हमने उन्हें स्टडी करना है तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम डील करते हैं कि कौन से केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं और उनके ह्यूमन बींग्स के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं, बुरे असरात कौन से हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग उन मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करते हैं जिससे हम मैटर की कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकें। यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम परसेंटेज कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मैटर की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है और उसके अंदर जो उनसे मैथड्स इन्वॉल्व होंगे, जो उनसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम लोग ये काम कर रहे होंगे, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। और सेकंड के बाद आप याद रखें जो मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उन चीज़ों को भी, उन कंसेप्ट्स को भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये 8 ब्रांचेस थी जिनकी डेफिनेशन हम लोगों ने याद करनी है। डेफिनेशन याद होंगी तो हम आगे इन ब्रांचेस को डिफ्रेंशिएट करने के काबिल होंगे। अगर हमें डेफिनेशन नहीं याद होंगी, हमें नहीं पता होगा कि ये ब्रांच कौन सी है, उसका डेफिनेशन नहीं याद होगी तो हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपने पहले ये 8 ब्रांचेस याद करनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हमने क्या करना है, हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस अभी 8 याद की हैं, समझी हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना है किसी भी एक कंपाउंड की बेस्ड पे। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है विनीगर कंटेन्स 5% एसिटिक एसिड। जो विनीगर होता है उसके अंदर 5% एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है CH3COOH। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा बताएं तो CH3C डबल बॉन्ड OH होता है। इज़ अ कलरलेस लिक्विड। इसकी प्रॉपर्टी बताई हुई कि एक कलरलेस लिक्विड है। डैट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक विनीगर लाइक स्मेल। उसकी जो स्मेल होती है वो विनीगर जैसी होती है इसकी वजह से। ठीक है, इट इज़ यूज टू फ्लेवर फूड। इसको हम लोग जो है
इट इज़ यूज टू फ्लेवर फूड, जो खाना होता है उसको फ्लेवर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसे जायका देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड को. वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज़ ऑन दिस कंपाउंड कैन हेल्प यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. तो कह रहा है कि अब इस विनेगर के ऊपर हम जो जो स्टडीज़ कर रहे हैं ना, हमने उन स्टडीज़ को डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में ऐड करना है. यानी कि हम बहुत सारी स्टडीज़ करेंगे इस कंपाउंड के ऊपर, उन स्टडीज़ को हम लोग उसकी ब्रांचेज में ऐड करते जाएंगे वन बाय वन. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं. जो फर्स्ट है वो क्या है, अगर मैं विनेगर की ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन जो है, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट, अगर मैं विनेगर आपको सॉरी जो एसिटिक एसिड है, अगर उसकी एसिटिक एसिड क्या है, लिक्विड है ना, अगर मैं लिक्विड को जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करता हूँ या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता हूँ, और अगर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन को स्टडी कर रहा हूँ या जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर उनकी स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए, या जो थ्योरीज इन्वॉल्व हो रही हैं, अगर मैं उसको स्टडी करता हूँ तो वो फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी. दोबारा इसके मैं रिपीट कर देता हूँ. अगर मैं एसिटिक एसिड की स्टेट के चेंज करने के प्रोसेस में जो थ्योरीज इन्वॉल्व हैं, जो लॉज इन्वॉल्व हैं, या जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसको मैं स्टडी करता हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी. ठीक है, अब क्योंकि CH3 से डबल बॉन्ड OH ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें कार्बन आ रहा है, तो यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो अगर मैं इसके कंपाउंड की स्टडी करता हूँ, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करता हूँ, तो वो मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी. ठीक है, बट द स्टडी ऑफ इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड. अच्छा, अब लेकिन अगर मैं इसके कंपोनेंट एलिमेंट्स यानी इसके मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्टडी करूं, वैसे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाया करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसके वन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को स्टडी करूँ, जैसे ऑक्सीजन को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा. दिस इज़ बिकॉज, क्यों आएगा, दिस इज़ बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स except carbon compounds. However, some carbon compounds such as CO2, CO, metal carbonates and hydrogen carbonates and carbides are studied in inorganic chemistry. ठीक है, तो इसलिए मैं इसको inorganic chemistry के अंदर भी जो है डाल सकता हूँ. वैसे तो ये नो डाउट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इस एक्सेप्शन होने की वजह से हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं. फिर फोर्थ क्या है जी, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस डैट एसिटिक एसिड अंडरगोज. अब अगर मैं एसिटिक एसिड के जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस जो है करती है, अगर मैं उसे स्टडी करूँ तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा. ठीक है, फिर फिफ्थ में अगर मैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड, अगर मैं एसिटिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी और जो वेज यूज़ होते हैं उन्हें स्टडी करता हूँ, तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी. अगर मैं इसके न्यूक्लियस के अंदर द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएटिव रेडिएशन और न्यूट्रॉन ऑन इट्स कंपाउंड और इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स, अगर मैं इसके न्यूक्लियस में जो चेंज आ रही है जब मैं कोई इसके ऊपर रिएक्शन करवा रहा हूँ उसको स्टडी करता हूँ, ये कौन सी जो है रेडिएशंस जो है इमिट करेगा, अगर मैं उसको स्टडी करता हूँ तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगी. यानी कि अगर मैं इसके न्यूक्लियस के जो अंदर जो चेंजेस हैं उनको स्टडी करूँगा तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगी. फिर सेवंथ में क्या है, द स्टडी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस कंपाउंड और द कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम इट ऑन द ह्यूमन इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. अगर मैं ये स्टडी करता हूँ कि इस कंपाउंड के जो डेरिवेटिव्स हैं, जो इस कंपाउंड से डेरिवेट होते हैं, वो उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट है, उनका ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट है, अगर मैं उसे स्टडी करता हूँ तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगी. फिर द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डिटरमाइन इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा. फिर वो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट जिनको मैं एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करने के लिए यूज़ करता हूँ, उन्हें एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे. ठीक है, तो अभी हमने क्या कुछ पढ़ लिया, हमने ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर लिया कि वो होती क्या है, और एक कंपाउंड को लेके जो कि विनेगर है उसको लेके हमने उसकी स्टडी को इन 8 ब्रांचेस में ऐड कर दिया. अब एग्जाम्पल है हमसे वो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या पूछते हैं, आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. हमने इन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को आइडेंटिफाई करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है, photosynthesis produces glucose and oxygen from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. अब photosynthesis कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, ऑब्वियसली वो लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स की जब हम इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसे पढ़ते हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, इसलिए हमने इसको नेम दे दिया बायोकेमिस्ट्री. फिर प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है, तो इसलिए ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगा.
हैबर्स प्रोसेस कन्वर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस के अंदर हम लोग बेसिकली हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे अपटेन कर रहे होते हैं अमोनिया के थ्रू। तो क्योंकि इसमें प्रोडक्शन हो रही है और हम लोग एक प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, मेथड को पढ़ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी। Ammonia is a colorless gas with pungent irritating odor. It is highly soluble in water. अब अमोनिया जो है NH3 जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। अ केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ ग्लूकोज। तो परसेंटेज प्योरिटी की बात हो रही है, परसेंटेज कंपोजिशन की बात हो रही है, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। एन एनालिस्ट डिटरमाइंस दैट NO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। फिर एसिड रेन जो है वो एक इन्वायरमेंटल पैरामीटर है जो कि इन्वायरमेंट को डिटेरिएट करता है, तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगी। सेवंथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है ये भी एक इन्वायरमेंटल पैरामीटर है, तो ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स व्हेन बम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन एटम अ प्रोटॉन इज इमिटेड। अब देखिए हम लोग नाइट्रोजन एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक चेंज आ रहा है, यानी कि प्रोटॉन इमिट हो रहा है। तो हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो इसमें ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 थी जिसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसी के रेलिवेंट से हमें वो एक सेल्फ असेसमेंट देते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 इसे स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाइंग द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है, हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड केराटिन्स विच आर प्रेजेंट इन द नेल्स एंड वुल। अब आप खुद सोचें कि जो हेयर है वो एक ऑब्वियसली लिविंग थिंग का पार्ट है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिंदा जब हम केमिस्ट्री को डील करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो फर्स्ट हमारा बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। चलिए हम इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास हो जाएगा बायो केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट जो है, एसिटाइलिन इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। अब देखें एसिटाइलिन जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है ना, जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो आपको पता है कि वो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करती है उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए ऑर्गेनिक लिख देते हैं बस इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है व्हेन lead is a pigment used by artists for centuries. White lead is a pigment used by artists for centuries. The metal lead in the compound is extracted from its ore. अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लेड को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लेड को obtain कर रहे हैं और कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सट्रीमली क्रोसिव टू स्किन। अब सल्फ्यूरिक एसिड किसको क्रोजिव है, स्किन को क्रोजिव है। तो हमने पढ़ा था कि जब एडवर्स इफेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी आ सकता है वैसे, और ये बायोकेमिस्ट्री में भी आ सकता है, क्योंकि जो स्किन है वो एक लिविंग थिंग का पार्ट है और हम लोग लिविंग थिंग के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंटल का भी हो सकता है और ये जो है बायोकेमिस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम दो नेम्स दे सकते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब गैसेस कैन बी अप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, ये हमारे पास जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिकली मेथड पढ़ रहे हैं जिससे हम किसी भी गैस की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये फिज़िकल हमारे पास जो है केमिस्ट्री कहलाएगी, जिसमें हम लोग मेथड स्टडी कर रहे हैं जिससे हम किसी की जो गैसेस है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, उसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। फिर सिक्स्थ है सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन फूड्स आर मीट, मिल्क एंड एग्स। अब जो प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स इंटेक करते हैं या लिविंग थिंग्स जो हैं उससे वो इंटेक करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो कहलाएगी ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी, जिसको भी हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये आपने यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब हम 7th के ऊपर जाते हैं। इससे जाने से पहले इसको मैं रेस कर देता हूँ। चलें अब 7th के ऊपर जाते हैं।
element radium decays by emitting alpha particles and it is converted into another element radon. जो एलिमेंट रेडियम है इट डिकेज बाय, अब देखेंगे एलिमेंट रेडियम डिके कर रहा है, उसके न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूक्लियर कोई रेडिएशन हो रही है ना। देखिए ना, एलिमेंट रेडियम डिकेज बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स एंड इज कन्वर्ट इनटू एलिमेंट अनदर एलिमेंट रेडॉन। तो बेसिकली उसके न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज आ रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसी और एलिमेंट के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर चेंज आ रहा है, तो इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोल देंगे। लास्ट में क्या है जी, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स ऑन हीटिंग और इमिट्स ऑन कूलिंग। तो इसमें कैलोरीमीटर, हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जो किसी भी सब्सटेंस के जो है बता रहा है कि वो जो मेजर करता है कि सब्सटेंस ने कितनी हीट को अब्जॉर्ब किया। तो हम लोग एक केमिस्ट्री की ब्रांच थी जिसमें मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ते थे, बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते थे, तो ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए ये हमारे बस के लाएगा, कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं जो हमें बता रहा है कि किसी भी एलिमेंट ने, सब्सटेंस ने कितना जो है हीट को अब्जॉर्ब किया, कितना हीट को जो है इमिट किया है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने जो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को, बेसिक डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।